स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर। और आज हम हमेशा की तरह करंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रतिदिन डेली एनालिसिस करंट अफेयर इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद करते हैं कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन और प्रीवियस जो है डेली एनालिसिस क्वेश्चन करंट अफेयर देख लिए होंगे, और आज का फिर से आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस चैनल के साथ, ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं आसानी से पास कर सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो किस क्रिकेटर, यहाँ देखिए किस क्रिकेटर की बात कर रहा है। तो क्रिकेटर की बात किया जाए तो आपके सामने ऑप्शन है एलेक्स हेल्थ। एलेक्स हेल ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, मात्र 34 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष? तो एलेक्स हेल्स, याद रखिएगा क्या नाम है, एलेक्स हेल्स नामक जो है खिलाड़ी ने मात्र 34 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 34 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है संन्यास लेने का घोषणा कर दिया। क्या चीज? संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। और टोटल अपने करियर में 70 वनडे खेले थे। कितने वनडे? 70 वनडे खेले थे और टोटल 2419 रन बनाया था। और अभी जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। याद रखिएगा, एलेक्स हेल्स को T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, इनका बहुत ज्यादा जो है इनका बहुत ज्यादा जो है रोल रहा है। वही बात किया जाए T20 वर्ल्ड कप जीतने की, तो इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया था। और साथ साथ में प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात किया जाए तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो है मिला था सैम करन को। किसका मिला था? सैम करन को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलने का काम किया था T20 वर्ल्ड कप। ठीक है ना। तो ये क्रिकेट से, वही बात किया जाए मित्रों क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी की, तो आपको क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी है मित्रों, दिलीप ट्रॉफी है। क्या है? दिलीप ट्रॉफी है। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी है। क्या है? चैंपियन ट्रॉफी है। चैंपियन ट्रॉफी है। ये सभी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। वही बात किया जाए आपका T20 वर्ल्ड कप में, तो T20 का वर्ल्ड कप हर 2 साल में आयोजित की जाती है। कितने साल में? 2 साल में आयोजित कर दी जाती है। और जो अभी जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो जीतने का काम किया था इंग्लैंड ने, ये 2020 का T20 वर्ल्ड कप था, जो कि 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष लेट से, अर्थात 2022 में इसे आयोजित कर दिया गया था। क्योंकि 2020 में आपको पता होनी चाहिए कि भयंकर कोरोना के कारण, कोरोना नामक जो है वायरस रहने के कारण ये आयोजित नहीं कर दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा एलेक्स हेल हो जाएगा। वही बात किया जाए इयोन मॉर्गन, तो ये आयरलैंड का खिलाड़ी है मित्रों। ये कहाँ का खिलाड़ी है? आयरलैंड का खिलाड़ी है। वेन स्टोक की बात किया जाए, ये भी इंग्लैंड का खिलाड़ी है। वही बात किया जाए आपका एजाज पटेल का, तो ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। कहाँ का? न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये टोटल चारों खिलाड़ी जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट के। वही बात किया जाए इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री है कौन है मित्रों? भारतीय मूल की है, जिसका नाम है ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक है, याद रखिएगा, ऋषि सुनक है जो है भारतीय मूल का जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री है। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलेक्स हेल। एलेक्स हेल्स जो है अभी अंतरराष्ट्रीय जो है क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस सरकार ने शुभ यात्रा नामक यात्रा का अभूतपूर्व योजना की शुरुआत किया? योजना शुरुआत करना अच्छी बात है, लेकिन फ्री में योजना शुरुआत करना ये बुरी बात है, क्योंकि ये श्रीलंका की तरफ ढकेल देने का काम करता है। याद रखेगा, शुभ यात्रा यहाँ पर कर रहा है। तो शुभ यात्रा का शुरुआत केरल सरकार, केरल के बारे में आइए समझते हैं। तो केरल सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना का शुरुआत किया था, जिनमें इसका मेन उद्देश्य है कि जो विदेश में इच्छुक नागरिक है, विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो उसे लाइसेंस से संबंधित, वीजा से संबंधित जो है कागजात को सत्यापित कराने में मदद पहुंचाना, और साथ साथ में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। किसका है? केरल का है, याद रखेगा। तो केरल में किसकी सरकार है? तो केरल में सरकार है पिनरई विजयन का। किसका? पिनरई विजयन यहाँ का सीएम है। पिनरई विजयन यहाँ का सीएम है। वही बात किया जाए यहाँ का राज्यपाल का, तो यहाँ का राज्यपाल यहाँ का जो है मोहम्मद आरिफ खान। क्या नाम है?
मोहम्मद आरिफ खान यहाँ का राज्यपाल है। और इन्होंने पिनरई विजयन ने शुभ यात्रा नामक जो है शुभ यात्रा नामक स्कीम का उद्घाटन किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य है विदेश में नौकरी प्राप्त करना, नौकरी इच्छुक नागरिक, याद रखिएगा, प्राप्त करना। इसमें से क्या क्या छूट मिलने वाले हैं, तो इसमें से 2 लाख रुपये का वित्तीय सहायता देने वाले हैं केरल की सरकार। 2 लाख की वित्तीय सहायता, 2 लाख की वित्तीय सहायता और साथ में बिना ब्याज का, यानी कि ब्याज छूट दिया गया है, ब्याज छूट पर दी गई है, याद रखेगा। इसके लिए केरल सरकार ने 2 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया। कितने? 2 करोड़ रुपये जो है आवंटित कर दिया गया है, 2 करोड़ रुपया आवंटित जो है कर दिया गया है। शुभ यात्रा नामक जो है केरल सरकार ने इस योजना का जो है शुभारंभ करने का काम किया था। इसमें से जैसे कि हो गया वीजा संबंधित जो है लाइसेंस संबंधित जो है चीजें हैं, वो सब सीधे जो है केरल सरकार मदद पहुंचाने वाली है, ताकि इच्छुक नागरिक, भारतीय इच्छुक नागरिक जो है, भारतीय कहे तो केरल के इच्छुक नागरिक जो है विदेश में जाकर के रोजगार प्राप्त सके, नौकरी कर सके। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? केरल की बात किया जाए मित्रों, तो केरल में ओणम नामक जो है त्योहार मनाया जाता है। क्या है? ओणम नामक जो है त्योहार है। और यहाँ पर एक और है मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, याद रखेगा। सबरीमाला जो है मंदिर यहीं पर स्थित है, सबरीमाला मंदिर यहीं पर है। और यहाँ का सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर, याद रखेगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? तो यहीं केरल में है। केरल में ही क्या है? साक्षरता दर है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लगभग वही है 94%। कितना है? 94% यहाँ पर साक्षरता दर है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अमृत भारत योजना के तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, है ना? अभी ये बहुत चल रही है ना, ये अभी भारत में बहुत ज्यादा जो है चर्चा में है, अमृत भारत योजना। अभी हाल फिलहाल में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली रूप से अमृत भारत योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें से 1309 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास करना है। कितना? 1309, यानी याद रखेगा अमृत भारत योजना शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? इसका उद्देश्य यह है यात्रियों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना, यात्रियों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना इसका मेन मकसद है, जिसमें कि 1309 रेलवे स्टेशन को चुना गया है। 1309 रेलवे स्टेशन को अब फर्स्ट फेज में टोटल 508 रेलवे स्टेशन, कितना? 508 रेलवे स्टेशन को चुना गया, 508 रेलवे स्टेशन को चुना गया। और टोटल जो है, टोटल कितने राज्यों का? तो 10 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन को चुना गया है, जिसमें कि इसका लागत टोटल आने वाली है। कितना आने वाली है? तो 24,000 प्लस जो है इस करोड़ जो है अधिक रुपये की लागत जो है रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा। यानी कि मोदी खुद जो है अपने अंडर में लेकर के जो है रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास करने के लिए अमृत भारत योजना का शुरुआत किया गया, जिससे रेलवे यात्रियों को सभी को आधुनिक सुविधा उपलब्ध किया जा सके। याद रखेगा, इसका प्रथम फेज जो है स्टार्ट कर दिया गया, तो ये अमृत भाजन, तो ये टोटल कितने हो जाएगा? 508। टोटल जो है 508 रेलवे स्टेशन को फर्स्ट फेज में शुरुआत कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब टोटल कितना करना है मित्रों? 1309 रेलवे स्टेशन को चुन करके, अर्थात जो है नामांकन करके उसको आधुनिक रूप से बनाया जाएगा, विकास किया जाएगा। वही अभी हम बात किया था पिछले क्लास में, रेलवे के आरपीएफ के द्वारा जो है शहीद स्मारक जो है संग्रहालय का स्थापना किया गया, अनावरण किया गया। शहीद स्मारक संग्रहालय का जो है
संग्रहालय का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया मित्रों? यूपी। जिसमें कि 1959 के बाद जितना भी आरपीएफ का जवान है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जवान है, जितने भी शहीद हुए सभी लोग को श्रद्धांजलि के साथ साथ में उनका नामांकन करना, उसका नाम को वहां पर जो है लिखवाना, इसका मेन जो है इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 508 इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? कैबिनेट सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिससे वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। यदि मित्रों कैबिनेट सचिव की बात कर रहा है, यह यूपीएससी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, यूपीएससी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव। अब प्रधानमंत्री का कैबिनेट सचिव जो है, जिसका नाम है राजीव गौबा, याद रखिए क्या नाम है? राजीव गौबा। राजीव गौबा है। इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, 1 साल इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। जबकि ये 1982 के बैच के, कब के? 1982 के बैच के जो है आईएएस ऑफिसर है। 1982 के बैच के आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है। और कैबिनेट सचिव के रूप में 2019 में पद संभाला था। कैबिनेट सचिव के रूप में 2019 में कैबिनेट पद संभाला, कैबिनेट सचिव के रूप में आया था। और उसके बाद बात किया जाए मित्रों, इसका कार्यकाल 30 अगस्त 2023 को पूर्णे वाला था। लेकिन कैबिनेट नियुक्ति समिति ने, कौन? कैबिनेट नियुक्ति समिति होता है, कैबिनेट नियुक्ति समिति इनका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। क्या? कितना साल के लिए? 1 साल के लिए बढ़ा दिया। और अधिकतम कैबिनेट सचिव का जो है कार्यकाल 4 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, 4 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, याद रखिए, नहीं बढ़ाया जा सकता है। और कैबिनेट नियुक्ति समिति का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अर्थात नरेंद्र मोदी यह तय करते हैं कि कैबिनेट सचिव का जो है कार्यकाल कितना दिन हमें बढ़ाना चाहिए, अर्थात 4 साल से अधिक नहीं बढ़ाएगा, इतना जान लीजिएगा, ठीक है ना? कैबिनेट, तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों? राजीव गौबा। राजीव गौबा जो है कैबिनेट सचिव पद पर काम करने वाले सबसे लंबे कार्यकाल का जो है कैबिनेट सचिव बन गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। उस मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जो भारतीय वायुसेना का इजराइल से प्राप्त किया गया है? यानी कि भारतीय वायुसेना के द्वारा एक मिसाइल प्राप्त किया गया है, उस मिसाइल का नाम है स्पाइक। देखिए यहाँ पर स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट जो है इस मिसाइल का नाम है। और ये मिसाइल जो है ATGM है, यानी कि एंटी टैंक गाइड मिसाइल, याद रखिएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और ये जो मिसाइल बनाया गया है मित्रों, ये जो है इजराइल की कंपनी के द्वारा, इजराइल के कंपनी के द्वारा बनाया गया है। उस कंपनी का नाम है मित्रों राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है इसके द्वारा जो है तैयार किया गया। इसमें जो प्रणाली यूज किया गया है, दागो और भूल जाओ, याद रखिएगा, दागो और भूल जाओ प्रणाली, यानी कि फॉरगेट एंड फायर प्रणाली का यूज किया गया, फॉरगेट एंड फायर प्रणाली का यूज किया गया है। जिसमें से जो है ये मिसाइल का जो प्रणाली है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, देखिए NLOS, स्पाइक नॉन लाइट ऑफ जो है साइट जो है इस मिसाइल का नाम है, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट इस मिसाइल का नाम है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इजराइल कंपनी के द्वारा बना दिया गया है, ठीक है ना। वही बात किया जाए इजराइल के बारे में बात किया जाए तो इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू। कौन है? नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है। उसके बाद यहाँ का राष्ट्रपति की बात किया जाए, तो आइजैक हर्जोग यहाँ का जो है राष्ट्रपति है। यहाँ का राजधानी की बात किया जाए तो राजधानी जो है यहाँ का यरूशलेम है। कहाँ है? यरूशलेम यहाँ का राजधानी है मित्रों। और यहाँ का मुद्रा की बात किया जाए तो यहाँ का मुद्रा न्यू शेकेल जो है यहाँ का मुद्रा है। और अभी हाल फिलहाल में इजराइल में एक ऐसा कानून पारित किया गया जो कि न्यायपालिका के ऑर्डर को, आदेश को भी बदल सकता है, न्यायपालिका के आदेश को भी बदल सकता है, न्यायपालिका के आदेश को भी बदल सकता है, आदेश को
बदल सकता है। यहीं पर जो है ऐसा कानून पारित कर दिया गया है नेतन्याहू के द्वारा। तो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट जो है इस जो है मिसाइल का नाम है, जो कि दागो और भूल जाओ अर्थात फॉरगेट एंड फायर प्रणाली पर आधारित है। ये जो है इजराइल से जो है बनाया गया है। अब भारतीय सेना में इसको शामिल किया जाएगा, याद रखिएगा, किया जाएगा। ऑलरेडी ये प्राप्त हो गई है अर्थात शामिल कर दिया गया है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आपके सामने जो है लेक्चर में जो है स्टैटिक जीके भी डाल दिया जाएगा, और कोशिश है कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ धीरे धीरे जो है आपके लेक्चर में करंट अफेयर में दिन प्रतिदिन सुधार किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाग एटीजीएम और हेलिना ध्रुव शास्त्र मिसाइलें किसने विकसित की? नाग एटीजीएम की बात कर रहा है, NAGATGM। देखिए मित्रों, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नाग क्या है? नाग एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है। एक और है हेलिना, याद रखेगा। हेलिना क्या है? हेलिना एक लॉन्चर है, याद रखेगा। क्या है? एक लॉन्चर है, याद रखेगा। तो भारत स्वदेशी रूप से दो जो है मिसाइल विकसित की है। पहला क्या था? एक नाग था, और दूसरा ध्रुव शास्त्र। क्या है? ध्रुव शास्त्र, ध्रुवास्त्र किया था। नाग जबकि सतह से हवा में मार करने के लिए जो है सक्षम है। भाई ध्रुव शास्त्र की बात किया जाए तो हवा से सतह में मार करने के लिए कैपेबल है। हवा से सतह में मार करने के लिए कैपेबल है। और ये दोनों जो है स्वदेशी मिसाइल है, याद रखेगा। भारत के द्वारा निर्मित किया गया मिसाइल है, जो निर्मित करने का काम किया था DRDO तथा भारत डायग्नोस्टिक लिमिटेड के द्वारा जो है इसे बनाया गया, याद रखेगा। DRDO तथा भारत डायग्नोस्टिक लिमिटेड द्वारा ये दोनों मिल करके हेलिना और नाग एटीजीएम जो है मिसाइल डेवलप किया गया, और इन्होंने जो है भारत की सेनाओं में क्या किया? शामिल कर दिया गया, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका DRDO, और यहाँ पर लिख सकते हैं भारत डायग्नोस्टिक लिमिटेड। ये दोनों के द्वारा क्या हुआ? ये दोनों के द्वारा जो है इसे बनाया गया, याद रखेगा। सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि भारत ने सर्वप्रथम तीरंदाजी टीम ने विश्व का जो है चैंपियनशिप जो हो रहा था तीरंदाजी में, पहली बार यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। इसीलिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है, याद रखेगा। भारत की किस तीरंदाजी टीम ने बर्लिन जर्मनी में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तीरंदाजी चैंपियनशिप जर्मनी के बर्लिन में आयोजन किया जा रहा है। जर्मनी के, जिनमें कि हमारे देश का महिला कंपाउंड टीम ने भाग लिया। देश के महिला कंपाउंड टीम भाग लिया, जिनमें कि अदिति गोपीचंद, सुरेखा और परनीत की टीम ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाने का काम किया। क्या दिलाने का काम किया? गोल्ड, जिसमें कि 58 से अधिक देश इसमें भाग लिया। 58 से अधिक देश ने भाग लिया। जबकि बात किया जाए आपका किसको हरा करके, तो ये मैक्सिको को हरा करके भारत ने जीतने का काम किया। किसको हराया? मैक्सिको को हरा करके भारत गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। वही इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1931 में स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड के लूजन में इसका जो है हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड के लूजन में इसका हेडक्वार्टर है। महिला कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी टीम में जो है इसको जो है जीतने का काम किया। इसमें टोटल मित्रों 58 देश भाग लिया। कितना विदेश भाग लिया? 58 देश ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आयुष वीजा की शुरुआत किया? देखिए आयुष वीजा की बात कर रहा है। आयुष एक पद्धति है, चिकित्सालय पद्धति है, जिसमें कि इलाज किया जाता है, चिकित्सालय किया जाता है। और ये हमारे यहाँ ये पुरानी जो है चिकित्सा पद्धति है, जो कि दुनिया को इतना बढ़िया लगा कि दुनिया हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आना चाहती है।
तो भारत सरकार के MHA अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा विदेशों को इस पद्धति के द्वारा इलाज करने के लिए AY वीजा की शुरुआत किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीजा के माध्यम से यहाँ पर सुविधा के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है इलाज कराने आ सके। तो देखिए यहाँ पर आयुष की बात कर रहा है, तो मित्रों आयुष, तो आयुष का मतलब होता है A फॉर आयुर्वेद, क्या होता है? आयुर्वेद होता है। Y से होता है यूनानी, Y से यूनानी होता है, U से होता है नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी होता है, ठीक है ना। उसके बाद S से होता है सिद्ध, S से होता है सिद्ध, S से होता है होम्योपैथी, होम्योपैथी ये हमारा पुराना लाइलाज जो है तरीका है, चिकित्सालय पद्धति है, जो कि हमारा बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसके माध्यम से जो है विदेशी लोगों को इलाज कराने के लिए भारत सरकार ने AY वीजा की शुरुआत किया। याद रखेगा, भारत सरकार में यानी कि गृह मंत्रालय, कौन है? गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय अर्थात गृह मंत्रालय द्वारा यानी कि अमित शाह जी के द्वारा AY वीजा की शुरुआत किया गया, AY वीजा की शुरुआत किया गया, AY वीजा की। और अमित शाह सिर्फ जो है गृह मंत्रालय ही नहीं है इसके पास, सहकारिता मंत्रालय भी इसके पास है, सहकारिता मंत्रालय भी इसी के पास है। इसीलिए उन्होंने सहारा इंडिया में फंसे हुए सभी लोगों को पैसा को दिलाने के लिए इन्होंने सहारा पोर्टल की शुरुआत भी किया, सहारा पोर्टल का भी शुरुआत करने का काम किया अमित शाह जी के द्वारा, जिसमें कि 45 दिनों में पैसा रिफंड करने की बात कही गई है अमित शाह के द्वारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आयुष की बात किया जाए तो आयुष एक क्या है? आयुष एक जो है चिकित्सा पद्धति है, क्या है मित्रों? चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति जो है इसी को जो है विदेशी के द्वारा, विदेशी लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए, चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए AY वीजा की शुरुआत, AY वीजा की शुरुआत कर दिया गया है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों C हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मित्रों देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और गुजरात कैडर के 1960 बैच के IAS अधिकारी को चेन्नई में निधन हो गया है ना। वो कौन थे? तो वो थे एन विठल। कौन थे? एन विठल। मित्रों एन विठल केरल का रहने वाला था, जो कि 1960 के बैच के एक IAS अधिकारी थे, जिन्होंने 1960 में ज्वाइन करके इन्होंने बहुत सारे सेक्टर में अपनी सेवा देने का काम किया। जैसे कि बात किया जाए तो भ्रष्टाचार विरोधी में भी काम किया, गरीबी उन्मूलन में भी काम किया था, मित्रों। IT सेक्टर में भी काम किया है ना, IT सेक्टर में भी इन्होंने काम करने का काम किया, अपनी सेवा देने का काम किया। उसके बाद जो 1991 में उदारीकरण जो नीति आ रही थी, उसमें भी अपने जो है भूमिका निभाने का काम किया, अर्थात सेवा देने का काम किया। इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2012 में, कब? 2012 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बात किया जाए पद्म विभूषण की, तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। इनको मिलने के बाद कोई राशि नहीं दी जाती है, कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है, याद रखेगा, कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। और साथ में मित्रों, साथ में इसकी शुरुआत की बात किया जाए 1954 में। वही सर्वोच्च सम्मान की बात आती है तो सबसे पहला सर्वोच्च सम्मान की बात किया जाए तो पहला मित्रों भारत रत्न, क्या है? भारत रत्न है, जो कि इनकी भी शुरुआत 1954 में हो गई थी। दूसरा जो सम्मान है पद्म विभूषण, क्या है? पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। तीसरा पद्म जो है पद्म भूषण, तीसरा पद्म भूषण है। और चौथा जो है मित्रों, आप सभी लोग को पता है पद्म श्री। ये सभी पुरस्कार की जो है सम्मान करने के लिए जो है ये अवार्ड की जो शुरुआत किया गया 1954 में। कब किया गया? 1954 में ही किए कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो विठल, एन विठल थे, इनका जो है इनका रिलेटेड राज्य की बात किया जाए तो ये केरल का रहने वाले थे। कहाँ? केरल का रहने वाले थे, ठीक है ना। तो एन विठल थे जिन्होंने पद्म पुरस्कार से क्या थे? सम्मानित थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सवेरा योजना नया छात्रों उम्मीदवारों को किस प्रकार की कोचिंग प्रदान करती है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री है जिसे कहा जाता है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, अर्थात अल्पसंख्यक मामले की मंत्री, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक
मामलों की मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री के द्वारा नया सवेरा नामक स्कीम शुरुआत किया। नया सवेरा नामक स्कीम, अभी बात किया जाए इसकी मंत्री का, तो स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी जो है इसकी जो है मंत्री है। इन्होंने नया सवेरा नामक जो है एक जो है योजना स्कीम लॉन्च किया गया, जिनमें अल्पसंख्यक समूह, अल्पसंख्यक 6 अल्पसंख्यक, कितने? 6 अल्पसंख्यक समुदाय लोगों को फ्री कोचिंग सुविधा दी जाएगी इस योजना के माध्यम से। इसका मेन उद्देश्य है यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाना। मेन उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाना। क्या करना मित्रों? सशक्त बनाना इसका मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, सशक्त यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। वही बात किया जाए इसका मित्रों, इसकी अवधि कितना हो सकती है? तो ये इसकी अवधि हो सकती है 2 महीना से लेकर के 3 साल तक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सुधार कर लीजिए, ये 2 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बात किया जाए आपका कौन कौन सा पढ़ाई किया जाएगा इसमें, तो मेडिकल की पढ़ाई मित्रों, मेडिकल की, इंजीनियर की, कानून की, है ना। तो ये सभी पढ़ाई का जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मकसद है, शिक्षा उपलब्ध कराना, और साथ साथ में उपलब्ध करा के ये लोग को सशक्त बनाना। इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यदि इन सभी चीजों को लेकर के कहीं कोई डाउट्स है, क्लियर करना है तो दोस्तों, और या तो कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि हम आपको बताए थे करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीएस, तो धीरे धीरे दोस्तों मित्रों आपको जो है पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन को बना के लाया जाएगा। अभी होता क्या है कि आपके समक्ष जो है क्वेश्चन लाने का काम करते हैं, साथ साथ में बोल देते हैं और उसको बना देते हैं स्टैटिक जीके, लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे सुधार करके पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन बना के लाया जाएगा और आपके सामने दिया जाएगा, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अगर कहीं किसी तरीके का प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो आपको कमेंट करिए, ताकि हम जो है इसकी सुधार कर सके। और अगर यदि अच्छी भी लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।